हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित जैन हियर एंड अगेन वेलकम यू सिविल लर्नर्स। सो हम लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कुछ, हमने पहले मोनेटाइजेशन के बारे में बात करी थी, फिर हमने बैंक्स के बारे में बात करी। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे यहाँ की जितने भी इनकम इनइक्वलिटी होती है, इक्वलिटी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इन्फ्लेशन होता है, इसे हम कैसे इवेल्युएट करते हैं और कौन कौन से कर्व्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मैं कुछ चार कर्व की बात करूँगा मैं। उसमें सबसे पहला कर्व आता है फिलिप्स कर्व, दूसरा आता है कुजनेट्स कर्व, थर्ड आता है लॉरेंस कर्व और फोर्थ आता है लाफेर कर्व। ये सारे कर्व हमारे यहाँ की इनकम इनइक्वलिटी, उसकी इक्वलिटी, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, हमारा एम्प्लॉयमेंट, हमारा इन्फ्लेशन, हमारा डिफ्लेशन कैसे काउंट होता है, ये चारों कर्व उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, मैं चार कर तो नहीं पढ़ूंगा आज आपको, मैं शुरू के दो कर पढ़ूंगा क्योंकि आई थिंक ये कर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। या भी यूपीएससी की बात करूँ या एमपीपीएससी की बात करूँ कि मैं भी, आप जब डिसएडवांटेज या एडवांटेज लिखते हैं, किसी चीज का इंपैक्ट लिखते हैं, तो ये कर वहां पे आप एज एन एग्जाम्पल बता सकते हैं। ओके, सो मैं आपको बताता हूं कि फिलिप्स कर्व क्या होता है। हमने लास्ट टाइम इन्फ्लेशन पढ़ा था, डिफ्लेशन पढ़ा था। ओके, और आज मैं आपको फिलिप्स कर्व के थ्रू स्टैगफ्लेशन भी समझाऊंगा कि स्टैगफ्लेशन होता है क्या। अगर हम सीधी सीधी बात करते हैं फिलिप्स कर्व की, तो फिलिप्स कर्व एक रिलेशन बताता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, Phillips curve always shows about the inverse relationship between the inflation and unemployment. Let's consider one thing कि अगर मार्केट में अगर लिक्विडिटी ज्यादा होती है तो वेज अर्नर्स भी ज्यादा होता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी हाई होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली कम होगा। ओके, मतलब अगर इसे एज हम कर्व के जैसा समझते, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो ये कुछ ऐसा रहता है। ये इन्फ्लेशन, ये अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, if there is an inflation of 10%, let's consider, then there would be unemployment of 2%. If there is an inflation, a low inflation of around 2%, और उसी टाइम पे अगर इन्फ्लेशन जैसे बढ़ता है वैसा अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, इन्फ्लेशन जैसे कम होगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ओके, इफ देयर इज इन्फ्लेशन ऑफ 2% देन अनएम्प्लॉयमेंट वुड बी अराउंड 10%। ये एक रिलेशनशिप होता है जो कि फिलिप्स कर्व समझाता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंस क्या है। अब वो क्यों? अगर मार्केट में ऑब्वियस बात है, अगर हम हाई लिक्विडिटी की बात करते हैं, तो मार्केट में अगर हाई लिक्विडिटी है तो कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमिक वैल्यू डाउन हो जाता है। जो हमने बात करी थी इन्फ्लेशन में कि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो लिक्विडिटी हाई हो जाती है बट इकोनॉमिक वैल्यू डाउन हो जाता है। तो उस इकोनॉमिक वैल्यू को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, एक पोजीशन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाई एम्प्लॉयमेंट। जब इन्फ्लेशन हाई है तब एम्प्लॉयमेंट भी हाई होगा। अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व, इन्फ्लेशन अगर हाई है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है।
अब इसी की एक अलग सिचुएशन जब हम बात करते हैं स्टैगफ्लेशन की, क्या की बात करते हैं? स्टैगफ्लेशन की। ये थोड़ा उल्टा सिचुएशन है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कह सकते हैं। अब इनके वर्ड को समझना, स्टैगफ्लेशन दो वर्ड से बना है। स्टेगनेंट मतलब स्थिर, इन्फ्लेशन प्लस इन्फ्लेशन। अगर हम जब स्टैगफ्लेशन की बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं कि जैसे जैसे हाई इन्फ्लेशन होगा वैसे वैसे हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा और डिमांड हमेशा स्टेगनेंट रहेगी। मतलब हाई इन्फ्लेशन विथ हाई unemployment with stagnant demand। ऑब्वियस बात है स्टैगफ्लेशन कंडीशन हमने क्यों कंसिडर किया कि जब तक अगर हम बात करते हैं किसी एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो अगर कंपनी किसी बंदे को एम्प्लॉयमेंट देती है तो वो एम्प्लॉयमेंट उसे तब ही दे पाएगी जब डिमांड हाई होता चला जाएगा। अगर मार्केट में डिमांड हाई है तो ऑब्वियस बात है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और मालूम पड़ा कि डिमांड स्टेगनेंट ही स्थिर रहेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, और अगर डिमांड कम है तो ऑब्वियस बात है सप्लाई भी कम होगा। सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम है तो डिमांड भी कम होगा। मतलब सप्लाई के हिसाब से डिमांड नहीं चलता है, डिमांड के हिसाब से सप्लाई चलती है। ओके, सो हम जब बात करते हैं डिमांड की, ऑब्वियस बात है डिमांड हमारे पे एम्प्लॉयमेंट लेके आता है, और अगर डिमांड कम है तो ऑब्वियस बात है मार्केट में पैसा ज्यादा रहेगा, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनके पास पैसा रहेगा, इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, मार्केट की इकोनॉमिक वैल्यू डाउन करेगा, और उसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता चला जाएगा। बट डिमांड कैसी है? स्टैग्नेंट। तो इसे कंडीशन कहते हैं स्टैगफ्लेशन। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। और अब हम नेक्स्ट कर्व की बात करते हैं, कुज़नेट्स कर्व की, जो मैंने आपको सेकेंड कर्व के बारे में मैं बता रहा था आपको। कुज़नेट्स कर्व, कुज़नेट्स कर्व हमारे यहाँ पे ये कहता है कि जब जब इकोनॉमी को बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं तो हमेशा हमारे यहाँ पे इनकम इनइक्वलिटी बढ़ती जाती है। मतलब हमारे पे पर कैपिटा इनकम और इनकम इनइक्वलिटी में इनवर्स रिलेशनशिप हो जाता है। जब हम बात करते हैं कुज़नेट्स कर्व, क्या की बात कर रहे हैं? कुज़नेट्स कर्व की, कि अगर कोई इकोनॉमी अपने आप को एक्सपांड करना चाहती है, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है, तो ऑब्वियस बात है उसकी इनकम की जो इनइक्वलिटी होगी वो शुरू में बढ़ेगी और उसके बाद वो इनइक्वलिटी खत्म होती चली जाएगी। ओके, कुज़नेट्स कर्व एक तरीका एक कर्व होता है जिसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक मैक्रो इकोनॉमिकल कर्व है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा यूटिलिटी की बात करता है कि एक समय के बाद यूटिलिटी खत्म होती जाती है, और इसका जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, इसका जो आशावादी देखने का जो तरीका है, जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, वो क्या है? कुज़नेट्स कर्व है। कैसा कर्व? कि अगर आप किसी इकोनॉमी को एक्सपांड करना चाहते हैं तो पहले इनकम इनइक्वलिटी होगी। अब देखते हैं इनकम इनइक्वलिटी क्यों होगी। बात ऐसी है कि जब अपनी इकोनॉमी को एक्सपांड करना होता है, जब हमारे यहाँ पे इकोनॉमी इतनी हाई नहीं है तो कुछ लोगों के पास पैसा होता है, और जब वो कुछ लोग
इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियस बात है हमारे यहाँ पे इनकम में इनइक्वलिटी आती है और वो इनइक्वलिटी धीरे 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 खत्म होती चली जाती है। अगर इसे कर्व के हिसाब से देखते हैं तो यह कर्व कुछ ऐसा होता है। ये हो गया आपका इनकम इनइक्वलिटी, ये होगी आपकी पर कैपिटा इनकम। मैं आगे दूसरे वीडियो में बात करूंगा पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम के बारे में, जीडीपी के बारे में, वो भी बात करेंगे अपन। ओके, अभी आप कर समझे। अगर इसका मैं एक ओवरव्यू दूं तो पर कैपिटा इनकम हमारी की नेशनल इनकम, और अगर हम उसे डिवाइड करते हैं हमारे टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से तो हमारी पर कैपिटा इनकम निकल जाती है। ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं कुज़नेट्स कर्व की, जब इकोनॉमी को हमने स्टार्टिंग में एक्सपांड किया और लेटरली जब हम बात करते हैं उसमें इनकम इनइक्वलिटी बढ़ा और एट अ लेटर टाइम वो कम होता चला गया। लाइकवाइज ये ऐसी पोजीशन है जहां पे बढ़ता भी है और खत्म भी हो जाता है, इसे स्टैग्नेंट लाइन कहते हैं। यहां पे इनकम इनइक्वलिटी भी हाई है और पर कैपिटा इनकम भी हाई है, दोनों में एक बराबर का फासला है। ओके, तो कुज़नेट्स कर्व क्या कहता है कि जब हम इनकम एक्सपांड करेंगे, ऑब्वियस बात है इनकम एक्सपांड करोगे तो एकदम आप एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों का आप एम्प्लॉय करेंगे, फिर वो कुछ एम्प्लॉय आगे एम्प्लॉय करेंगे और वो कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं इकोनॉमी को एक्सपांड करते जाएंगे। तो एक चेनिंग सिस्टम होगा कि जिसके थ्रू आप कंटिन्यूअस आप लोगों को एम्प्लॉय करते जाएंगे और इकोनॉमी में जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ती चली जाएगी और इनकम इनइक्वलिटी खत्म होती चली जाएगी। ओके, so I think I hope you understood it. So we will meet you in the next video with the two more curves, Lorentz curve and Laffer curve. So nice meeting you and keep learning.